एसएससी जेईई एग्जाम। आप डिप्लोमा स्टूडेंट हैं या आप डिग्री स्टूडेंट, दोनों ही स्टूडेंट इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं, लेकिन ये फ्रेशर स्टूडेंट के लिए भी एलिजिबल होता है। एक बढ़िया डिसिप्लिन वे में मेहनत करते हैं तो आप एक ही बार में इस एग्जाम को क्लियर कर देंगे। अब आप जा सकते हैं दैट इज gov.in के ऊपर। अब आप यहाँ पे gov.in वेबसाइट से इस पे एक्सेस कर सकते हैं। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंजीनियर्स वाला। क्या आप जानते हैं एसएससी हर साल इंजीनियरिंग स्टूडेंट के लिए एक इंजीनियरिंग रिलेटेड एग्जाम करवाता है जिसका नाम है एसएससी जेईई एग्जाम। आप डिप्लोमा स्टूडेंट हैं या आप डिग्री स्टूडेंट, दोनों ही स्टूडेंट इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होते हैं, लेकिन ये फ्रेशर स्टूडेंट के लिए भी एलिजिबल होता है अगर आपका रिजल्ट इस एग्जाम फॉर्म फिलिंग की लास्ट डेट तक आ जाता है। तो मेन पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि ये जो एग्जाम है ना, एक साल का टाइम लेता है, लेकिन एक साल तक अगर आप लोग लगातार निरंतर एक बढ़िया डिसिप्लिन वे में मेहनत करते हैं तो आप एक ही बार में इस एग्जाम को क्लियर कर देंगे। पॉइंट इज दैट कुछ बेसिक बातें आप लोगों को जान लेनी चाहिए इस एग्जाम की तैयारी करने से पहले। इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.ssc.gov.in। पहले ये जो वेबसाइट थी ये पहले ssc.nic.in थी, लेकिन अब आप जा सकते हैं दैट इज gov.in के ऊपर। अब आप यहाँ पे gov.in वेबसाइट से इस पे एक्सेस कर सकते हैं। आप डिप्लोमा स्टूडेंट हैं तब भी इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, और अगर आप डिग्री स्टूडेंट है, बीटेक स्टूडेंट है तभी एलिजिबल हैं। आपकी मिनिमम जो एज है वो यहाँ पर 18 और मैक्सिमम एज आपके पास 30 ईयर्स होती है। इसके साथ आप लोगों को जो कैटेगरी रिलैक्सेशन होता है वो भी अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग मिलता है। ये एग्जाम कितने पार्ट्स में होता है, इस एग्जाम का सिलेबस क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या है, कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको आप लोगों को जरूर जान लेना चाहिए अगर आप इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक करना चाहते हैं। लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक फंडामेंटल्स। सबसे पहले आप लोगों को अगर एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है, यू मस्ट नो, सबसे पहले हम लोग जानते हैं इस एग्जाम का पैटर्न और सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है। अगर आप लोग जाएंगे तो इस एग्जाम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहला आपका जो एग्जाम रहेगा वो सीवीटी 1 रहेगा। सीवीटी जिन बच्चों को नहीं पता है, एक कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है जो कि पूरी तरीके से कंप्यूटर पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की फॉर्म में देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप लोगों को ऑब्जेक्टिव यानी कि 4 ऑप्शंस मिलेंगे जिनमें से एक सही ऑप्शन को आपको चूज करना होगा। जब आप सीवीटी 1 को क्वालिफाई कर लेंगे उसके बाद एक समय अंतराल मिलता है लगभग 40 से 45 दिन का। उसके बाद आपका सीवीटी 2 एग्जाम होता है जो पहले आपका कन्वेंशनल होता था, लेकिन अभी के टाइम पर ये आपका ऑब्जेक्टिव होता है, सेम जैसे आपका सीवीटी 1 होता है। और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन रहेगा। ये आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है। बट मेन पॉइंट है सीवीटी 1 एग्जाम में आपको क्या देखने को मिलता है। सीवीटी 1 जो एग्जाम होगा वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में देखने को मिलेगा। पेपर जो होगा टोटल पूरे आपके 100 प्लस 100 यानी कि टैग के 100 क्वेश्चन और नॉन टैग के 100 क्वेश्चन यानी कि टोटल 200 क्वेश्चन और 200 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा। क्योंकि यहाँ पे एक क्वेश्चन 1 नंबर का है तो 200 क्वेश्चन आपको 200 नंबर के इस एग्जाम यानी कि सीवीटी 1 में देखने को मिलेंगे। टाइम ड्यूरेशन जो रहेगी वो 2 घंटे की रहेगी, जिसमें आपका अगर मैं इसका ब्रेकअप देखूं इन 200 मार्क्स का, 200 क्वेश्चंस का, तो अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल 3 ही ब्रांच के अंदर ये एग्जाम होता है जो कोर ब्रांचेज है, सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। यहाँ पे जो टेक्निकल सब्जेक्ट के क्वेश्चन है वो आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, यानी कि 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा यहाँ पे नॉन टेक वाला पोर्शन भी रहता है जिसमें आपका जनरल अवेयरनेस जो कि 50 नंबर की यानी कि 50 क्वेश्चन 50 नंबर के देखने को मिलते हैं। सेम ऐसी रीजनिंग आपको 50 क्वेश्चन 50 नंबर के देखने को मिलेंगे, यानी कि टोटल मिला के 200 क्वेश्चन आपके हो गए। इसमें नेगेटिव मार्किंग से भी आपको बचना पड़ेगा। जो नेगेटिव मार्किंग होती है 1/3 या फिर इसको मैं 0.25 बोल सकता हूं। इस नेगेटिव मार्किंग को बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे। जैसे कि आपने 4 क्वेश्चन गलत किए तो आपके सही मार्क्स में से पूरा 1 नंबर कट जाएगा। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीवीटी 2 एग्जाम का अगर पैटर्न देखा जाए तो सीवीटी 2 एग्जाम जब आप लोग पहुंचेंगे तो इसका भी मीडियम ऑफ द एग्जाम हिंदी और इंग्लिश ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे आपको कोई नॉन टेक देखने को नहीं मिलेगा, पीछा छूट चुका होगा। नॉन टेक सिर्फ सीवीटी 1 एग्जाम में देखने को मिलता है। जब सीवीटी 2 एग्जाम को देखेंगे 100 क्वेश्चन रहेंगे, कॉन्सेप्ट और न्यूमेरिकल, कॉन्सेप्ट प्लस न्यूमेरिकल दोनों के ऊपर इक्वली फोकस्ड देखने को मिलता है। ठीक है, दोनों के ऊपर ही न्यूमेरिकल भी देखने को मिलता है, कॉन्सेप्ट भी देखने को मिलता है। यहाँ टाइम ड्यूरेशन 2 घंटे है जैसा सीवीटी 1 में था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन का लेवल थोड़ा सा अप हो जाता है। ये एग्जाम भी सेम 3 ब्रांचेस के अंदर ही रहेगा और 100 क्वेश्चन मतलब एक क्वेश्चन आपका 3 नंबर का, तो टोटल मिला के 300 मार्क्स का ये पेपर रहेगा। यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/3 की होती है।
ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। और जब एग्जाम होता है तो इसमें कैलकुलेटर भी अलाउड होता है, कैलकुलेटर इसमें अलाउड है, ठीक है, अलाउड। लेकिन CBT 1 में कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट, अब इसमें अगर जनरल अवेयरनेस की बात करें, हालांकि इसके रिगार्डिंग हमने अलग अलग वीडियो ऐसी चैनल के ऊपर अपलोडेड है, वहां जाके भी आप लोग देख सकते हैं। लेकिन जनरल इंटेलिजेंस या रीजनिंग जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें आपके दो पार्ट्स होते हैं, एक आपका वर्बल एंड नॉन वर्बल, ठीक है। तो आपका वर्बल प्लस नॉन वर्बल दोनों टाइप की रीजनिंग होती है। और यहां से जैसा मैंने आपको पहले ही बताया, टोटल 50 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जहां पे आपके पास हर एक पॉसिबल टॉपिक जो कि आपको सामने आप दिखाई दे रहा है, ये सारे टॉपिक्स आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के रिगार्डिंग। इसका डिटेल्ड आप लोगों को अगर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो वो आप लोग देख सकते हैं अगले बहुत सारे वीडियो जो कि यूट्यूब पर अपलोडेड है उनके अंदर। सेम ऐसे ही दूसरा है जनरल अवेयरनेस, जिसके अंदर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, स्पोर्ट्स, कल्चर, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनका ऑफिशियल सिलेबस आपके सामने मैंने आप प्रेजेंट किया हुआ है। नेक्स्ट इज द सिविल इंजीनियरिंग। अगर आप सिविल इंजीनियरिंग से हैं तो सिविल इंजीनियरिंग के जो कोर सब्जेक्ट होते हैं, बिल्डिंग मटेरियल, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक्स जिसके अंदर आपका फ्लूइड मैकेनिक्स, हाइड्रोलिक मशीन एंड ओपन चैनल फ्लोज आते हैं, इरिगेशन इंजीनियरिंग, तो इसी इरिगेशन के साथ हाइड्रोलॉजी भी इंक्लूड है इसमें, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग तो ट्रांसपोर्टेशन में हाईवे, रेलवे, डॉक हार्बर, एयरपोर्ट, ये भी सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग जिसके अंदर पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग भी इंक्लूडेड है। स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के अंदर थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, कंक्रीट टेक्नोलॉजी, आरसीसी, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एंड स्टील डिजाइनिंग, ये आपके कोर सब्जेक्ट हैं। इनका डिटेल्ड सिलेबस भी ऑफिशियल जो सिलेबस होता है वो भी यूट्यूब पर अलग से एक वीडियो में एक्सप्लेन किया गया है विद द डेप्थ नॉलेज, तो वो आप लोग जाके देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे हम लोग बता रहे हैं कि आपको किस फ्लो में तैयारी करनी चाहिए। जब ये आप लोग कर लेते हैं तो इसके बाद आपको एक चीज जरूर पता होनी चाहिए कि टेक्निकल जो सब्जेक्ट्स हैं उनमें हाईली वेटेड सब्जेक्ट आपके कौन कौन से हैं। देखिए, अगर मैं इस पैटर्न को आप देखें 2018, 19, 20, फिर 22, फिर 23 और 24 के बारे में, लेटेस्ट जो पैटर्न है उसको भी देखें। 2023, 24, 22, 20 जितने भी एग्जाम हुए, एक शिफ्ट में एग्जाम नहीं हुआ, अलग अलग शिफ्ट में एग्जाम होते हैं, तो उनका एक एवरेज मार्क्स रेशियो यहाँ पे देखा गया है। इनमें से आपको कौन से सब्जेक्ट के साथ शुरुआत करनी चाहिए, तो यहाँ पे आप देख पाएंगे BMC एंड CT, सर्वेइंग, सॉइल मैकेनिक्स, इसके अलावा इरिगेशन हाइड्रोलॉजी, फिर उसके बाद में RCC, देन उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग और एक सब्जेक्ट आपका फ्लूइड मैकेनिक्स। ये ऐसे सब्जेक्ट हैं, आप इनका एवरेज देखेंगे किसी भी ईयर में इनमें सबसे ज्यादा एवरेज रहा है। कुछ सब्जेक्ट का एवरेज आपका थोड़ा बढ़ा भी है, जैसे कि सॉइल मैकेनिक्स का, इसके अलावा इरिगेशन हाइड्रोलॉजी का और ट्रांसपोर्टेशन का। ये 3 सब्जेक्ट का वेटेज समय के साथ बढ़ा है। तो फिलहाल में आप लोगों को इन सब्जेक्ट के साथ शुरुआत करनी चाहिए। अगर आप इन सब्जेक्ट का रेशियो देखेंगे तो लगभग इन सब्जेक्ट को पढ़ के ही आप लोग 100 में से आराम से 75 प्लस मार्क्स ऑब्टेन कर लेते हैं। मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूं, टोटल मिला के जो CBT 1 होता है उनमें 200 मार्क्स में से जो एक कट ऑफ जाती है वो आपकी जाती है ऑलमोस्ट 120 के आसपास। कितनी जाएगी? 120 के आसपास आपकी कट ऑफ जाएगी। तो अगर ये 120 के आसपास कट ऑफ जाती है या 120 प्लस आप लोग कट ऑफ मान के चलें, तो अगर आपने यहाँ पे 75 प्लस मार्क्स सिर्फ और सिर्फ टेक्निकल के अंदर ऑब्टेन किए और अगर 75 प्लस मार्क्स आपने नॉन टेक के अंदर ऑब्टेन किए, तो आराम से 150 के आसपास एक अच्छा स्कोर आप लोग कर सकते हैं अगर आप कंसिस्टेंट मेहनत कर रहे हैं, लगातार अच्छे तरीके से मेहनत कर रहे हैं। साथ में देखो, रीजनिंग जो बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है उसे भी आप कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। जैसे कई बार टोटल 50 में से 47 प्लस मार्क्स स्कोर करना बहुत आसान होता है, जिसमें कि कुछ टॉप क्वेश्चंस होते हैं। टॉप क्वेश्चंस का मतलब होता है जो क्वेश्चन नंबर ऑफ मार्क्स के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बहुत ज्यादा वेटेज मेंटेन करते हैं। कुछ ऐसे चैप्टर्स होते हैं जिनमें से ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, उनको टॉप क्वेश्चन कैटेगरी में मैंने डिवाइड किया है। कुछ टाइम टेकन क्वेश्चन होते हैं जो कि हमें गलती करवाने के चांसेस बढ़ा देते हैं, इसी कारण से मैंने 3 मार्क्स को कट भी किया है। और एक होता है इजी क्वेश्चन, जिनको हर एक बच्चा करके आएगा। तो आपको अगर नया तैयारी शुरू करें तो आपको बता देना चाहता हूं, रीजनिंग एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है जहां से कॉन्फिडेंस आपका बहुत ऊपर चला जाता है जब आप इसको एक कवर बहुत बढ़िया पकड़ बना लेते हो रीजनिंग के ऊपर। तो रीजनिंग में अगर आपके 47 प्लस मार्क्स आ रहे हैं तो समझ लीजिए आप अपनी मंजिल के बहुत ज्यादा करीब हैं। ठीक है, इसके ऊपर आपको फोकस करना होगा। अभी मैं नेक्स्ट पॉइंट, मेन अपने पॉइंट के ऊपर आता हूं जहां मैंने शुरुआत करी थी कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको कौन कौन से टॉपिक्स या कौन कौन सी चीजों को ध्यान रखना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात, आपको अपने सिलेबस और पैटर्न के बारे में जान लेना चाहिए, जो कि मैंने अभी आपको इस क्लास के अंदर डिस्कशन किया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। दूसरा जो पॉइंट है वो है सफिशिएंट
नोट्स कलेक्ट कीजिए सफिशिएंट, लेकिन इनसफिशिएंट नहीं, फालतू चीजें नहीं। बहुत ही एक कह सकते हैं कि ऐसा मत करिए कि 4 किताबें खरीद ली एक ही सब्जेक्ट की, ऐसा मत करिए। बहुत ही सफिशिएंट डेटा रखिए, लेकिन वो एक्यूरेसी के साथ भरपूर होना चाहिए और आपको वो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो, वैसा कंटेंट होना चाहिए। दूसरा, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, क्योंकि 1 साल का समय मांगता है, इसमें कंपटीशन बहुत है इस एग्जाम के अंदर, तो आपको हर एक चीज को बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस लेवल तक जाना पड़ेगा। प्रैक्टिस टॉपिक वाइज आपको करनी होगी। जैसे आपने कोई टॉपिक पढ़ा, चाहे वो टेक का है चाहे नॉन टेक का है, आप लोग उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तीसरा, जब भी आप कोई भी चैप्टर या सब्जेक्ट पढ़ लें, उसके बाद उसके पीवाईक्यूज के साथ जरूर जाइए, क्योंकि आपको डिफिकल्टी लेवल पता होना बहुत आवश्यक है। आपको इस एग्जाम की कमियां और खूबियां पता होना जरूरी है। कहां पे टाइम ज्यादा लेता है एग्जाम, ये आपको पता होना चाहिए। कहां पे कौन से सब्जेक्ट में ज्यादा टफ लैंग्वेज पूछी जाती है, ये सारी चीजें आप लोगों को यहीं से समझ में आएंगी। एंड साथ में लास्ट में जब आप इस एग्जाम का सिलेबस कंप्लीट कर लें, तो आपको मॉक टेस्ट हो सकता है आप तैयारी के दौरान भी देते हो, और सबसे लास्ट में जब तैयारी एग्जाम पास में आता है, तैयारी आप कंप्लीट कर चुके हो, तो तब आपको मॉक की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। इस तरीके से अगर आप पढ़ते हैं, तो आप इस एग्जाम को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक कर पाएंगे। उम्मीद है कि मैंने आप लोगों को सारी चीजों को बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया होगा। अगर आप इसके अलावा कोई भी इंफॉर्मेशन अबाउट द एसएससी जेई एग्जाम के रिगार्डिंग चाहते हैं, तो मेरे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल देवेश सर पीडब्ल्यू पे जुड़ सकते हैं। आप में से कितने स्टूडेंट एसएससी जेई एग्जाम की तैयारी 2025 में कर रहे हैं, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टिल देन टेक केयर, थैंक यू सो मच।